नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो आने वाले सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है। जैसे चंडीगढ़ टीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम है 24 जून को है। इसके अलावा D++V का टीजीटी पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम है। एस्टेट आने वाला है, जैसे 2024 वाला एस्टेट अक्टूबर नवंबर में। और इसके अलावा यूजीसी नेट का जो पेपर है 18 जून को। क्योंकि हिंदी साहित्य में आपसे आदिकालीन साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य पूछा जाता है। और अगर हम आदिकाल के कवियों की बात करें तो चंद्रवरदाई एक ऐसे कवि हैं जिनका नाम हमेशा सिलेबस में दिया होता है। तो आज की क्लास में हम लोग चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पृथ्वीराज रासो। रासो साहित्य में आता है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महाकाव्य माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आपको पता होगा कि काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक श्रव्य काव्य होता है और एक दृश्य काव्य होता है। जो पृथ्वीराज रासो है वो एक श्रव्य काव्य है, ठीक है। और जो श्रव्य काव्य होता है उसके भी आगे दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्त काव्य। और पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। एक महाकाव्य है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। तो इतनी सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, काव्य के भेद भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये कथन भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद दिल्ली के अंतिम सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि थे, ठीक है। और अगर हम अगर हम रासो की ही बात करें, पृथ्वीराज रासो की, तो उनके अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। और कहा तो ये भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जी का जन्म एक ही दिन होता है और एक ही दिन कि इसमें इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। लेकिन अगर चंद्रवरदाई जी का जन्म पूछा जाए तो संवत 1205, ठीक है, 1205, और सन पूछा जाए तो 1148 को इनका जन्म होता है और मृत्यु 1192 में हो जाती है, ठीक है। तो ये दरबारी कवि थे किनके? पृथ्वीराज चौहान के। तो हमने पढ़ना है पृथ्वीराज रासो के बारे में और चंद्रवरदाई के बारे में। तो ये क्या क्या इसमें प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो देखते हैं। तो पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसके रचयिता हैं महाकवि चंद्रवरदाई, ठीक है। इस ग्रंथ में 69 सर्ग या अध्याय हैं। तो इनकी संख्या पूछ ली जाती है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें लगभग 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कहा तो ये जाता है कि उस काल में जितने भी प्रचलित छंद थे उन सब का ही प्रयोग इस ग्रंथ में किया गया है। तो अगर संख्या में पूछा जाए तो 68 छंदों का प्रयोग किया है। चंद्रवरदाई को छप्या छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। इसमें चंद ने डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ ली जाए तो डिंगल है। इस ग्रंथ में कवि चंद ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। रस पूछा जाए पृथ्वीराज रासो का तो श्रृंगार और वीर दोनों रस हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो की फिर प्रामाणिकता को लेकर बहुत ही मतभेद है विद्वानों में, और यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि इनमें से कौन से जो विद्वान हैं पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं और कौन से अप्रामाणिक या फिर अर्ध प्रमाणिक। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। और क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अब जैसे जून आ रहा है तो मेरी कोशिश रहेगी कि फटाफट से लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाती रहूं, ताकि जो टीजीटी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है वो तो 24 जून को है, यूजीसी नेट का 18 जून को है, और इसके अलावा आने वाले जो एग्ज़ाम हैं D++V के, तो आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि जून का महीना छुट्टियों का महीना है तो कुछ काम हम कर पाएंगे।
तो सबसे पहले है प्रामाणिक कहने वाले विद्वान। इनमें नाम आता है श्याम सुंदर दास जी का, मिश्र बंधु, मोहनलाल, फिर विष्णुलाल पांडे, यहाँ कोमा नहीं लगाई है, मोहनलाल, फिर विष्णुलाल पांडे, फिर कर्नल टॉड। कर्नल टॉड का नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद है अप्रामाणिक मानने वाले, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं इतिहासकार। इनका नाम देके पूछा जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज आसो को प्रामाणिक माना है या अर्ध प्रमाणिक या प्रामाणिक, ठीक है। देवी प्रसाद जी का नाम आता है, फिर कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्लर आ जाते हैं, मुरारीदान, ठीक है। ये हो गए अप्रामाणिक मानने वाले। उसके बाद अर्ध प्रामाणिक किसने माना है, तो मुनिजन विजय हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनका नाम आता है अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, ठीक है, ये सभी नाम ध्यान में रखने हैं। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा है, ठीक है। मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है हिंदी के महाकवि, तो चंद्रवरदाई जी हो जाएंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना है, तो ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्टर वचन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ठीक है। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैनकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। तो पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, कश्मीरी कवि जैनक, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज विजय की लेखक कौन है, तो ये नाम आपने जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाले चंद्रवरदाई के पुत्र ही थे जलहण, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था तो ये भी उनके साथ चले गए थे और जाते जाते ये जो ग्रंथ था अपने पुत्र के हाथ में देके चले गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी जो मेन पॉइंट थे कवर करने की कोशिश की है, ताकि अगर हम पीजीटी हिंदी DVVV के सिलेबस की बात करें तो उसमें बहुत सारे कवि दे रखे हैं, आदिकाल के भी, भक्ति काल के भी और रीतिकाल के भी। तो एक एक दो दो करके सारे कवि पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प हो सके, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। आगे हम 2-3 कवि पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।